अध्याय 6। छोटा सोना खोदने वाले लोग वित्तीय उद्योग में पैसा कमाने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते थे। मानो वे 9 से 5 की नौकरी करते हों, वे सुबह से ही विदेशी मुद्रा, वायदा और अमेरिकी शेयर बाजार में कारोबार करते हों। वे देर रात तक कंप्यूटर के सामने कड़ी मेहनत करते रहते थे। ये वह जगह थी जहां अमेरिका के सभी वित्तीय अभिजात वर्ग इकट्ठा होते थे। इन अभिजात वर्ग में चार्ली वित्तीय संचालन में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी उम्र 30 साल से भी कम थी, लेकिन उसने अरबों अमेरिकी डॉलर कमा लिए थे। वह 100 अरब डॉलर की कंपनी का मैनेजर था। इस बार वह भीड़ की ताकत से बीटीसी की कीमत बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह केवल गिरेगी। ये कभी नहीं बढ़ेगा। अगर वह इसे जबरदस्ती बढ़ाएगा तो वह रसातल में ही गिरेगा। बेशक उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। हालांकि चीजों को आसान बनाने के लिए उन्होंने किसी को उन खातों की निगरानी करने के लिए कहा जिन्होंने बीटीसी पर शॉर्ट बेट्स लगाए थे। श्री चार्ली, अब देश में बहुत कम शॉर्ट सेलर बचे हैं। बस कुछ ही बिखरे हुए चीनी खाते हैं। ये सही है, ये थोड़ा पैसा पर्याप्त नहीं है। हम इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अभी भी इस बात की पूरी संभावना है कि बीटीसी 50,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा। मिस्टर चार्ली, चलो अब करते हैं। चार्ली अब और इंतजार नहीं कर सका। उसने मुंह बनाया और घमंड से आगे देखने लगा। उसने हाथ हिलाकर कहा, कीमत बढ़ाने की पूरी कोशिश करो। इस बार बीटीसी को 50,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर ले चलो। उसके अधीन लोगों के समूह ने बड़ी मात्रा में धन निवेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने लीवरेज का लाभ उठाया और अधिक मात्रा में बिटकॉइन खरीदे, जिससे एक झूठा भ्रम पैदा हुआ। इसका उद्देश्य लोगों को बीटीसी के उदय की संभावना दिखाना था। फिर फाइनेंशियल टाइम्स इस पर रिपोर्ट करेगा। सभी प्रकार की अच्छी खबरें जारी की गई थीं। बीटीसी के फिर से बढ़ने की उम्मीद है। वॉल स्ट्रीट के दिग्गज चार्ली की मदद से कीमत एक और नई ऊंचाई को छू सकती है। बीटीसी अच्छा दिख रहा है। 40,000 अमेरिकी डॉलर का रिटर्न तो बस शुरुआत है। इसके 1 लाख अमेरिकी डॉलर प्रति यूनिट तक पहुंचने की पूरी संभावना है। अच्छी खबरें आती रहीं और किन फैन को यह मजेदार लगा। ये सब नकली थे। हकीकत में कीमत केवल गिरेगी। अगर यह बढ़ता भी तो ये बहुत मामूली बढ़ोतरी होती। उसने तुरंत बीटीसी की कीमत में उतार चढ़ाव पर ध्यान दिया। 40,100 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर यह 41,100 अमेरिकी डॉलर हो गया। फिर 41,100 अमेरिकी डॉलर से यह घटकर 39,100 अमेरिकी डॉलर हो गया। 39,100 अमेरिकी डॉलर से यह बढ़कर 40,100 अमेरिकी डॉलर हो गया। फिर इसमें 2,000 अमेरिकी डॉलर की और गिरावट आई। गिरावट बढ़ोतरी से ज्यादा थी। ये लगातार कम होती रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें उतार चढ़ाव जारी रहेगा। एक औसत व्यक्ति के लिए यह एक दुर्स्वप्न था। उसे शायद अंतिम रुझान का पता ही नहीं होगा। किन फैन के लिए यह फायदेमंद था, क्योंकि वह एक ही समय में ऊपर और नीचे की ओर खरीदारी कर सकता था। दोनों उतार चढ़ाव से उसके खाते में धनराशि बढ़ जाती। 15,000 डॉलर से ये 10 मिनट में 30,000 डॉलर हो गया। अगले 15 मिनट में ये 30,000 डॉलर से 60,000 डॉलर हो गया। 40 मिनट के बाद लीवरेज के साथ यह 1,20,000 डॉलर हो गया। अब उसकी कमाई 7,80,000 युआन से ज्यादा हो गई थी। 10 लाख युआन पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आखिरकार अब कीमत गिरकर 33,000 अमेरिकी डॉलर हो गई थी। बीटीसी में 3,000 अमेरिकी डॉलर बचे थे। इतने बड़े उतार चढ़ाव के बीच अगर वह मौके का फायदा उठा पाता, वह अपने पास मौजूद अमेरिकी डॉलर को दोगुना कर सकता था। वह ऐसा 2 बार भी कर सकता था। उन्होंने बीटीसी ट्रेडिंग फोरम देखने का मौका लिया। 33,000 अमेरिकी डॉलर की गिरावट ने कुछ लोगों को पागल कर दिया था। चार्ली कौन है? ये कमीना बीटीसी की कीमत नहीं बढ़ा सका। वह कचरा है। चार्ली बीटीसी की कीमत बढ़ाने में नाकाम रहा। वह तो बस एक बेकार चीज है। इस आदमी की कंपनी को इस सौदे में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। बेकार चार्ली, वह वॉल स्ट्रीट के प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपाधि के लायक नहीं है। चार्ली का असफल होना स्वाभाविक था। कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति असफलताओं से बच नहीं सकता। यदि कोई हर समय सफल हो सकता है तो ये भयावह होगा, है ना? आमतौर पर व्यापार जगत में मुनाफे से ज्यादा नाकामियां थीं। थोड़े से मुनाफे से ही अरबों डॉलर कमाए जा सकते थे। आखिरकार यह कोई बहुत बड़ी असफलता नहीं थी। किन फैन जैसा बनना लगभग नामुमकिन था। अगर कोई देखता कि किन फैन कैसे व्यापार करता है तो उसके मुनाफे देखकर दंग रह जाता। आखिरकार किन हान ने कुछ ऑपरेशनों के बाद 2,30,000 अमेरिकी डॉलर कमाए थे। अब उनकी संपत्ति 1 मिलियन युआन से अधिक हो गई थी।
अंतिम कुछ ऑपरेशन करते समय किन फैन ने अपने लिए एक कप चाय बनाई। वह देखना चाहता था कि क्या वह 4 लाख अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। किसी ने उससे संदेश भेजा। उसे आश्चर्य हुआ कि झाओ यंग ने पहल की। झाओ यंग, क्या आप सो रहे हैं? पहले पहल तो वही करता था, लेकिन अब झाओ यंग ने पहल की है और उसे अपना दोस्त बनाना चाहती है। किन फैन को ये दिलचस्प लगा और उन्होंने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। अब वह ज्यादा घमंडी हो गया था। उसे बकवास की जरूरत नहीं थी। किन फैन, बस कह दो। झाओ यंग, क्या आपने 13 पेंस वाला फोन किसी और को दे दिया है? किन फैन, क्या हुआ? क्या तुम इसे चाहते हो? झाओ यंग, अगर मैं इसे चाहूं तो क्या आप मुझे दे देंगे? किन फैन, मैं इस पर विचार कर सकता हूं। किन फैन ने व्यंग्य किया और संदेश को मजाकिया नजरों से देखा। 1 सेकंड से भी कम समय में उसने जवाब दिया। ये लड़की बहुत यथार्थवादी थी। जैसी कि उम्मीद थी, वह एक छोटी सी सोने की खोजी थी। झाओ यंग, सच में? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? किन फैन, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी मांग पूरी करनी होगी, तभी मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। झाओ यंग, क्या अनुरोध? किन फैन, चलो पहले उस बारे में बात नहीं करते। मैंने बहुत समय से तुम्हारी कोई बोल्ड तस्वीर नहीं देखी। तुम मुझे एक तस्वीर क्यों नहीं भेजती? झाओ यंग, आपका क्या मतलब है? किन फैन, ये आपकी ईमानदारी दिखाने के लिए है। आप चाहें या न चाहें, ये आप पर निर्भर है। ये स्पष्ट था कि झाओ यंग एक कठिन निर्णय ले रही थी। आखिरकार किन फैन ने पहले कभी ऐसा नहीं कहा था। झाओ यंग अब छात्रावास में बदसूरत चेहरे के साथ किन फैन के अनुरोध को देख रहा था। अंत में उसने अपनी एक तस्वीर ली और उसे भेज दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी तस्वीर ली थी और उन्हें लगा कि यह बहुत बोल्ड है। उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा नंगी थी। संदेश भेजते समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हालांकि किन फैन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। उसने उसका मजाक भी उड़ाया। किन फैन, ये बोल्ड फोटो कैसे है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? झाओ यंग, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। किन फैन, रहने दो। अगर तुम्हें 13 पेंस वाला फोन चाहिए तो कल जंगल में मेरा इंतजार करना। झाओ यंग अवाक रह गया। किन फैन, तो फिर मैं अपना अनुरोध करूंगा। झाओ यंग, ठीक है। किन फैन ने अपने होंठ भींच लिए। यह इतना आसान नहीं था। क्या उसने सोचा था कि उसे 13 पेंस का 10,000 युआन वाला फोन इतनी आसानी से मिल जाएगा? ये नामुमकिन था। उसे वह सब कुछ वापस लेना था जो उसने उससे दिया था। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। किन फैन ने एक और कप पानी पिया और अपने खाते में मौजूद संपत्ति पर नजर डाली। वह लगभग पहुंच ही गई थी। 3,80,000 अमेरिकी डॉलर यानी 2.47 मिलियन युआन। फिर परिचालन की अंतिम लहर में बीटीसी की कीमत 30,000 अमेरिकी डॉलर से नीचे गिर गई। ये परिचालन में 15% का उतार चढ़ाव था। उनका कुल लाभ 4,40,000 अमेरिकी डॉलर था। दुर्भाग्यवश ये 3 मिलियन युआन से अधिक नहीं हुआ, बल्कि केवल 2.86 मिलियन युआन ही रहा। कल की तुलना में यह पहले से ही काफी अच्छा था। आखिरकार उसने अपने 1,000 युआन को 2.86 मिलियन युआन में बदल दिया था। पैसे निकालने के बाद किन फैन ने सबसे पहले किन याओ को एक लाल पैकेट भेजा। किन फैन, मैं तुम्हें जेब खर्च के तौर पर 50,000 युआन दूंगा। जब तुम इसे पूरा कर लो तो आकर मुझसे और मांग लेना। उन्होंने 50,000 युआन हस्तांतरित किए। अध्याय 77। BMW X5 कोई लग्जरी कार नहीं थी। किन फैन के लेन देन को देखकर किन याओ हक्की बक्की रह गई। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसके भाई ने उसे 50,000 युआन ट्रांसफर किए। वह हैरान रह गई। वह छात्रावास में जोर से चिल्लाई, ओह, मेरे भाई ने मुझे 50,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। ये 50,000 युआन है। जुएर, देखो, वह अद्भुत है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने उसे अपने पास खड़ी सुन जुएर को दिखाया। सुन जुएर भी हक्की बक्की रह गई। किन याओ का भाई सचमुच असाधारण था। जब अन्य रूममेट्स ने सुना कि किन याओ का भाई कितना अद्भुत है, तो वे सभी उत्साहित हो गए और तुरंत वहां आ गए। अमीर महिला किन याओ, आप आज रात हमें रात का खाना खिला रही हैं, है ना? वाह, आपके पास 50,000 युआन पॉकेट मनी है। क्या आपका भाई अमीर है? मुझे भी उसके जैसा भाई चाहिए। किन याओ, तुम्हारा भाई क्या करता है? क्या तुम्हारा परिवार बहुत अमीर है? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आपका एक लंबा, अमीर और सुंदर भाई है। कृपया उसे हमसे मिलवा दीजिए। हाँ, आपके भाई ने आपको जेब खर्च के रूप में 50,000 युआन दिए थे। आपका भाई कितना अमीर है? किन याओ के रूममेट्स बहुत उत्सुक हो गए।
वे जानना चाहते थे कि किन फैन कितना अमीर है। लड़कियों के उत्साह को महसूस करते हुए किन याओ हंस पड़े। उसे अपने भाई पर गर्व था। बेशक उसे इस बात पर शेखी बघारनी ही थी। हे मेरा भाई कमाल का है। उसने ये सारा पैसा खुद कमाया है। अब जब उसने मुझे जेब खर्च के तौर पर 50,000 युआन दिए हैं तो उसने लाखों कमा लिए होंगे। उसने कॉलेज से स्नातक भी नहीं किया है, लेकिन वह पहले से ही प्रतिदिन लाखों कमा रहा है। सभी रूममेट्स हक्के बक्के रह गए। किन याओ का भाई वाकई कमाल का था। उन्होंने कॉलेज से स्नातक भी नहीं किया था, लेकिन वह पहले से ही प्रतिदिन लाखों कमा रहे थे। वह सचमुच लंबा, अमीर और सुंदर था। उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। वे सभी चाहते थे कि किन याओ उन्हें अपने भाई से मिलवाए। सुन जुए थोड़ा चिंतित और ईर्ष्यालु हो गया। ये देखकर किन याओ ने सुन जुएर को एक तरफ खींच लिया और उससे फुसफुसाया, चिंता मत करो, मैं अपने भाई को उनसे नहीं मिलवाऊंगा। जुए, तुम ही हो जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। तुम्हें मेरे भाई का दिल जीतना होगा। सुन जुएर का चेहरा लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका लाल चेहरा प्यारा लग रहा था। किन याओ को बहुत अच्छा लगा। खैर, वो झाओ यन को कभी माफ नहीं करेगी। वह औरत अपने भाई के लायक नहीं थी। जुए बुरी नहीं थी, वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसे अपने भाई से अपना परिचय कराना था। वह उस सोने की खोजी को अपने साथ धोखा नहीं करने दे सकती थी। उसका भाई बहुत भोला और ईमानदार था। ऐसी औरत उसे धोखा दे सकती थी। ये सोचते हुए किन याओ ने अपने भाई को संदेश भेजा। किन याओ भाई, पॉकेट मनी के लिए शुक्रिया। मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो दिल से। किन फैन स्कूल छोड़कर फिर से ब्रांडेड फोन की दुकान पर आ गया। इस बार वह 1 और 13 पेंस का फोन खरीदने आया था। जैसे ही वह अंदर आया, कर्मचारियों ने उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। नमस्ते, क्या आप फिर से फोन खरीदने आए हैं? किन फैन ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कृपया मुझे 1 और 13 पेंस का फोन दीजिए। कर्मचारियों ने तुरंत उसके निर्देशों का पालन किया। लगातार 3 फोन खरीदने के बाद किन फैन मोबाइल फोन स्टोर का वीआईपी ग्राहक बन गया। कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक इसे पैक किया। ये रहा आपका फोन। आप बहुत अमीर हैं। आपकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होगी। किन फैन हंसा। उसने फोन उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। उसने फोन की तस्वीर खींची और उसे अपने वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट कर दिया। मैंने अभी अभी 13 पेंस का एक फोन खरीदा है। अफसोस की बात है कि कोई भी इसे नहीं चाहता। जब उन्होंने ये पोस्ट किया तो कई लोगों ने उन पर टिप्पणियां छोड़ दी। उन्होंने उसे संदेश भी भेजे। महिला सहपाठी 1:13 पेंस वाले फोन की कीमत 10,000 युआन है ना? मुझे बहुत पसंद है। महिला सहपाठी 2, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? भाई किन, मुझे ये चाहिए। मैं कोई भी शर्त मान सकती हूँ। झाओ यंग, ये फोन किसे दे रहे हो? तुमने कहा था ना कि मुझे दोगे। मुंह बनाते हुए किन फैन ने झाओ यन के मुंह बनाने वाले इमोजी को देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। अब चूंकि परिस्थितियां बदल चुकी थीं, इसलिए उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। झाओ यंग ने पहले ही उससे प्रेम प्रसंग शुरू कर दिया था। उसे ये दिलचस्प लगा और वह उसे थोड़ा और छेड़ना चाहता था। 13 पेंस का फोन पाना इतना आसान नहीं था। क्या उसने सोचा था कि वह बिना कोई कीमत चुकाए फोन पा सकती है? क्या मजाक। जब वह छात्रावास में वापस आया तो उसने पैकेट नीचे रख दिया। उसके छात्रावास के साथी आश्चर्य से भरे चेहरों के साथ उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। भाई किन, क्या ये ब्रांडेड फोन है? आपने इसे कब खरीदा? रुको भाई किन, क्या तुमने अपना फोन नहीं बदला? तुमने दूसरा क्यों खरीदा? वाह, ये 13 पेंस का फोन है। यह एक उच्च स्तरीय फोन है जिसकी कीमत 10,000 युआन है। भाई किन, आप ये किसके लिए खरीद रहे हैं? मैं इसे बस मजे के लिए उपहार के रूप में खरीद रहा हूँ। किन फैन ने सहजता से कहा। छात्रावास के साथियों के चेहरों पर प्रशंसा के भाव थे। मजे के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे किन फैन ने अपनी असली ताकत छुपा रखी हो। वह कोई साधारण इंसान नहीं था। भाई किन, मैं आपके साथ अपने भाई जैसा व्यवहार करूंगा। कृपया मुझे फोन दे दो। हाँ, मैंने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। आगे से मैं तुम्हारे सारे अंडरगारमेंट्स धुलवाने में तुम्हारी मदद करूंगी। प्लीज मुझे फोन दे दो। भाई किन, क्या आप मुझे इसके साथ खेलने देंगे? मैं बस कुछ दिनों के लिए इसके साथ खेलना चाहता हूँ। लड़कों ने बेशर्मी से किन फैन से फोन देने की विनती की। किन फैन ने अधीरता से हाथ हिलाया। दूसरी तरफ झांग ताओ, जो ज्यादा दूर नहीं था, दांत पीस रहा था। ये तो बस एक फोन है, उसने कड़वाहट से कहा। मैं भी एक खरीद सकता हूँ। मैं कुछ दिनों में अपना फोन बदल दूंगा।
केवल फोन ही नहीं, बल्कि मेरे पिताजी मेरे लिए एक नई कार भी खरीदने की योजना बना रहे हैं। इस बारे में बोलते हुए लड़कों ने और भी अधिक उत्साह दिखाया। ये स्पष्ट था कि उन्हें कारों में रुचि थी। ताओ, क्या तुम सचमुच ऐसा कह रहे हो? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए किस तरह की कार खरीदने वाले हैं? वाह, ताओ का परिवार एक कंपनी चलाता है। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कार खरीद रहे हैं तो वह कोई असाधारण कार ही होगी। कहने की जरूरत नहीं है कि ताओ को साधारण कार में भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। झांग ताओ ने गर्व से कहा, मेरे पिताजी मुझे BMW X5 देने की योजना बना रहे हैं। यह एक लग्जरी कार है जिसकी कीमत 5 लाख युआन है। 5 लाख युआन। उसकी आवाज ऊंची और स्पष्ट थी। भीड़ हैरान थी। सिर्फ किन फैन को यह मजाक लगा। BMW या मर्सिडीज बेंज को लग्जरी कार नहीं माना जा सकता। ये स्तर पोर्श, फरारी आदि के साथ तुलनीय नहीं था। 5 लाख युआन की लागत वाली कार के बारे में क्या? यह तो एक मध्यम से उच्च श्रेणी का ब्रांड था। असली लग्जरी कार की शुरुआत पोर्श से होगी। सिर्फ एक लग्जरी सुपर कार ही इस श्रेणी में आ पाएगी। उसने झांग ताओ की गुस्से से भरी आंखों को दिल पर नहीं लिया। अभी तो बस कुछ पैसे कमाना चाहता था। बाद में अपने और किन याओ के लिए एक स्पोर्ट्स कार खरीदेगा। वह हर एक के लिए एक खरीदेगा। एक साथ 2 स्पोर्ट्स कार खरीदना कितना अच्छा होगा। अध्याय 88। क्या आप फोन चाहते हैं? उन्होंने ए शेयर ट्रेडिंग मार्केट खोला। पिछले कुछ दिनों में उतार चढ़ाव अच्छा रहा था, खासकर शांगशेन 300 में। वह सूचकांक में 4850 अंकों के उतार चढ़ाव का उपयोग कर सकते थे, जो शांगशेन बाजार में 300 शेयरों की औसत कीमत का प्रतिनिधित्व करता था। वह इंडेक्स के लिए लॉन्ग या शॉर्ट खरीद सकता था। वह लीवरेज का भी इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि जमा राशि आमतौर पर 2 लाख युआन से अधिक होती है। दूसरे शब्दों में, इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए एक बार बैंक जमा के रूप में 2 लाख युआन की आवश्यकता होगी। कुछ मिलियन युआन के बिना कोई ज्यादा ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। सौभाग्य से किन फैन की वर्तमान निधि 2.86 मिलियन युआन थी। वह थोड़ा व्यापार कर सकता था और कुछ जेब खर्च कमा सकता था। इस प्रणाली के बिना भी वह अभी भी बहुत सक्षम थे। सिस्टम की भविष्यवाणी के बिना मैं अपने नुकसान को 5% की गिरावट पर रोक दूंगा और 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखूंगा। कुछ समय बाद मैं 1 मिलियन युआन से अधिक कमा सकता हूं। उसकी आंखें चमक उठीं और वह आगे बढ़ने लगा। शांगशेन की गिरावट लीवरेज द्वारा बढ़ाई जा सकती है। 10 अंकों का प्रत्येक उतार चढ़ाव अच्छा प्रभाव लाएगा। जैसे ही किन फैन ने पैसा कमाना शुरू किया, झांग ताओ ने अपना फोन निकाला और उसे देवी उपहार भेजे। टिकटॉक देवी चेन जुएरोन के बहुत सारे प्रशंसक और अनुयायी थे। उसे अपने डांस के वीडियो पोस्ट करना बहुत पसंद था, जिसे देखकर झांग ताओ का मन ललचा जाता था। दूसरे लोग भी उसकी खूब तारीफ करते थे। चेन जुएरोन एक देवी है। कोई आश्चर्य नहीं कि ताओ को उनका शरीर और नृत्य पसंद है। वह वास्तव में लघु वीडियो की देवी हैं। ये सही है। किन फैन, क्या तुम आकर देखना चाहोगे? ताओ को जो लड़की मिली है वह वास्तव में उच्चतम गुणवत्ता वाली है। इस चेहरे और शरीर को देखो। ये बिल्कुल सही है। किन फैन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वह अपना काम करता रहा और अपने रूममेट्स की परवाह नहीं करता रहा। चेन फैंग उलझन भरे भाव से पास आया और पूछा, भाई किन, आप क्या कर रहे हैं? क्या ये शांगशेन 300 शेयर लीवरेज ट्रेड है? भाई किन, आप बहुत साहसी हैं। हाँ, किन फैन ने लापरवाही से कहा, मैं बस कुछ राउंड खेलूंगा और कुछ पैसे कमाऊंगा। चेन फैंग को लगा कि मामला ऐसा नहीं है। वह जल्दी से झुके और धीमी आवाज में पूछा, भाई किन, अभी अभी आपने कितना कमाया? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या आपने बहुत पैसा कमाया? किन फैन ने अपने बगल वाले आदमी की ओर देखा और हंसते हुए कहा, ज्यादा नहीं, लगभग 10 लाख। चेन फैन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने तुरंत किन फैन की प्रशंसा की। भाई किन, मुझे लगता है कि तुम ताओ से बेहतर हो। तुम अपने हुनर छिपाने में माहिर हो। सच कहूं तो झांग ताओ की तुमसे तुलना भी नहीं की जा सकती। यह आदमी बहुत चालाक और चापलूसी से भरा था। किन फैन ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, यदि भविष्य में तुम्हें नौकरी चाहिए तो आओ और मुझे ढूंढो। मुझे अपनी खुद की कंपनी शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चेन फैन जानता था कि किन फैन वही करेगा जो उसने कहा था। किन फैन को खुश करने की कोशिश करते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। वह बाकियों से अलग था। बाकी लोगों ने सिर्फ झांग ताओ की पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी। उन्होंने सिर्फ BMW X5 को देखा। इसकी तुलना किन फैन से कैसे की जा सकती है? उन्होंने सचमुच महसूस किया कि किन फैन का भविष्य असीम था।
किन फैन झांग ताओ जैसी दूसरी पीढ़ी के अमीरों से लाख गुना बेहतर था। वह किन फैन की चापलूसी कैसे न करता। हाँ भाई किन, अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं तो मुझे बताइए, मैं आपकी हर मदद करूंगा। चेन फैंग बुरा नहीं था। किन फैन को अगली बार उसकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में वह छात्रावास के कुछ लड़कों की मदद कर सकता था। वह झांग ताओ को छोड़कर सभी की मदद कर सकता था जो टिकटॉक देवी को देखकर लार टपकाता था। किन फैन ने होंठ भींचे और व्यंग किया। हालांकि उसे यह बात अच्छी तरह याद थी। पिछले जन्म में इस आदमी ने हमेशा उसकी देवी द्वारा त्याग दिए जाने पर उसका मजाक उड़ाया था। झांग ताओ जानबूझकर उसके सामने लग्जरी कारों को देखकर और अपनी प्रेमिका को छात्रावास में लाकर दिखावा करता था। क्या करें, छात्रावास में तो वह सबसे बुरा था, पर अब हालात बदल गए थे। कोई भी उसे नीची नजर से नहीं देख सकता था। 2.86 मिलियन युआन की परिचालन पूंजी 1 घंटे में तेजी से 3.9 मिलियन युआन तक पहुंच गई। 1.14 मिलियन का मुनाफा बुरा नहीं था। इससे उन्हें अपने संचालन कौशल को पुनः प्राप्त करने का मौका मिला। यहां तक कि बिना किसी सिस्टम के भी वह ऐसा करने में सक्षम प्रतीत हुआ। किन फैन मुस्कुराया और दिन भर का लेन देन निपटा दिया। उसने अपना फोन उठाया और अपनी चैट हिस्ट्री देखी। संयोगवश उसने झाओ यंग के संदेश देख लिए। वह मुस्कुराया और उसके साथ सहजता से बातचीत करने लगा। झाओ यंग, आप मुझे फोन कब देंगे? किन फैन, क्या आप सचमुच ये चाहते हैं? झाओ यंग, हाँ, आपने अभी अभी मेरे मैसेज का जवाब दिया है। मैंने आपको बहुत सारे मैसेज भेजे हैं। किन फैन, बकवास मत करो। क्या तुम्हें सचमुच 13 पेंस वाला फोन चाहिए? झाओ यंग, अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं ले लूंगा। आप मुझे दे रहे हैं या नहीं? किन फैन, मैं तुम्हें ये दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। झाओ यंग, वह क्या है? किन फैन, जंगल में आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा। संदेश भेजने के बाद किन फैन के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। वह झाओ यंग के आने का इंतजार कर रहा था। इस 13P फोन को पाने की शर्तें सरल नहीं थीं। संदेश प्राप्त करने के बाद झाओ यंग को जवाब देने में काफी समय लगा। झाओ यंग, थोड़ा रुको, 13 पेंस वाला फोन लाना याद रखना। ठीक है, किन फैन ने उत्तर दिया। जवाब देने के बाद किन फैन 13 पेंस वाला फोन लेकर डॉर्मेट्री से बाहर चला गया। उसने उन लड़कों पर नजर डाली जो टिकटॉक पर लड़कियों का डांस देख रहे थे। उसे ये सब बहुत मजेदार लगा। वह बाद में झांग ताओ को सबक सिखाने वाला था। इस समय 13 पेंस वाला फोन देना अधिक महत्वपूर्ण था। लड़कियों के छात्रावास में झाओ यंग ने किन फैन के संदेश को देखा और बहुत उलझन महसूस की। वह जानती थी कि उसके हालात कुछ खराब हो सकते हैं। अमीर बनने के बाद से किन फैन बिल्कुल अलग हो गया था। जैसी कि उम्मीद थी, अमीर लोग बुरे हो जाएंगे। क्या करें, वो इतना अमीर था कि वो मना नहीं कर सकती थी। 13 पेंस का फोन था जो उसकी महीने की पॉकेट मनी से भी ज्यादा था। उसकी जेब में 3000 युआन से भी कम पैसे थे। उससे तो वह 3 महीने की जेब खर्च से भी फोन खरीद सकती थी। उसके छात्रावास में एक लड़की थी जो अपने ब्रांडेड 13 पेंस वाले फोन के साथ इतरा रही थी। वो 13 पेंस का फोन भी नहीं था। वो उससे बहुत दिनों से ईर्ष्या कर रही थी। उसे मना करना नामुमकिन था। चाहे कुछ भी हो, उसे जाकर देखना ही था। वह बिस्तर से उठी और जेके स्टाइल की ड्रेस पहन ली। झाओ यंग अपने रूममेट्स को बताए बिना ही डॉर्मेट्री से बाहर निकल गई। जल्द ही वह छोटे से जंगल में पहुंच गई। एक नज़र में उसने पाया कि किन फैन वहां इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में वो 13 पेंस वाला फोन था जो उसे चाहिए था। झाओ यंग की आंखें चमक उठीं और वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ गई। जब वह किन फैन के सामने पहुंची तो उसने उसके हाथ फैला दिए और तुरंत कहा, इसे मुझे दे दो। किन फैन ने अपने होंठ भींचे और शांत भाव से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मेरा एक अनुरोध है। आपको पता होना चाहिए कि 13P का एक फोन कम से कम 10,000 युआन का होता है। मैं जानता हूं कि तुम इसे चाहते हो, लेकिन मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? झाओ यंग नाखुश थी। उसने मुंह फुलाकर और दुखी भाव से कहा, आपकी क्या मांग है? किन फैन ने लड़की की जेके यूनिफॉर्म पर नजर डाली। सच कहूं तो उसका रूप, रंग और फिगर बुरा नहीं था। उसकी पतली कमर हर तरह के कपड़ों पर जंचती थी। वरना पहले तो वह उसे पसंद ही नहीं करता था। बदकिस्मती से अब उसका उसे खुश करने का मन नहीं है। बर्फ से ठंडे चेहरे के साथ उन्होंने कहा, मेरे सामने घुटने टेक दो। तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। झाओ यंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि किन फैन उसे इस तरह आदेश देगा। अरे,
किन फैन समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हाथ हिलाकर कहा, अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं अभी चलता हूं। बहुत से लोग हैं जो फोन चाहते हैं। अपनी बात खत्म करके वह चला गया। झाओ यंग घबरा गई। उसने जल्दी से किन फैन को पीछे खींचा और दुखी चेहरे से कहा, मत मत जाओ, मैं करूंगी, ज्यादा दूर मत जाओ। किन फैन ने शरारत से मुस्कुराया। वह हद से ज्यादा आगे कैसे नहीं जा सकता था। अध्याय 99, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, सब कुछ खत्म हो गया। झाओ यंग ने घृणा भरे भाव से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन किन फैन की निगाहों ने उसे पीछे धकेल दिया। इसे रोको। अंत में उसने दांत पीसकर अपनी बात रोक ली। काफी देर बाद उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। हालांकि उसका चेहरा भद्दा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन फैन इस तरह से व्यवहार करेगा। मैं तुमसे नफरत करता हूं, कमीने। उसने किन फैन से 13 पेंस का फोन लिया और बाहर भाग गई। उसका दिल बर्फ की तरह सख्त हो गया था। उसे पिघलाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने उसे सांत्वना देने की योजना नहीं बनाई और तरोताजा महसूस करते हुए छात्रावास में लौट आया। जब किन फैन वापस लौटा तो छात्रावास में मौजूद कुछ लोग उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। किन फैन की चंचल मुस्कान बहुत प्रमुख थी। चेन फैंग खुद को रोक नहीं सका और पूछा, भाई किन, तुम कहाँ गए थे? काफी समय हो गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम थोड़े अजीब हो। क्या तुम उस स्कूल की सुंदरी के साथ फिर से मिल गए? ये कैसे हो सकता है? किन फैन ने उदासीनता से कहा, मैंने उसके साथ वापस आने के बारे में कभी नहीं सोचा। चेन फैंग उलझन में लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किन फैन ने ऐसा क्यों कहा। झांग ताओ ने यह सुना और उपहास किया। मुझे यकीन है कि उसे वापस पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। कितनी हास्यास्पद बात है। ऐसा नहीं है कि तुम फिर से साथ नहीं आना चाहते। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह तुम्हें चाहती है या नहीं। किन फैन ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार अब बात झाओ यंग की नहीं थी, लेकिन फैसला तो वही ले सकता था। वह काफी थका हुआ था। बिस्तर पर लेटने से पहले ही झाओ यंग ने उसे संदेश भेजने की पहल की। उसने सोचा कि वह उसे ही दोष दे रही होगी। हालांकि उसने उसे आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ भेजा। झाओ यंग, 13 पेंस वाला फोन असली है। इस बार माफ कर दूंगा, अगली बार नहीं। झाओ यंग, मैंने अपने दांत इतनी बार ब्रश किए। तुम तो कमीने हो। हम। झाओ यंग, संक्षेप में, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं। फोन के लिए शुक्रिया। महिलाएं बहुत अजीब थीं, लेकिन ये छोटी सोने की खोदने वाली मशीन काफी दिलचस्प थी। इससे किन फैन को कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ा और वह एक चंचल नजर से हंस पड़ा। सुबह उठने पर किन फैन अच्छे मूड में था। अगली सुबह सिस्टम पुनः चालू हो गया। किन फैन के पास 39 लाख युआन थे और वह कुछ अच्छे सौदे कर सकता था। जब वह पर्याप्त पैसा कमा लेता तो वह किन याओ को कार खरीदने में मदद कर सकता था। उसने किन याओ को एक संदेश भेजा, दोपहर को मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगा। किन याओ, कहाँ? भाई, क्या तुमने फिर से पैसा कमाया? किन फैन, स्मार्ट लड़की। बेशक, अब वह बस पैसा कमाने ही वाला था। इस सिस्टम के जरिए वह और भी ज्यादा पैसा कमा सकता था। पेंगुइन एच के स्टॉक का उतार चढ़ाव मूल्य 450 से 530 एचकेडी के बीच है। कृपया ध्यान दें कि मूल्य में उतार चढ़ाव बदल सकता है। पेंगुइन एच के स्टॉक का उतार चढ़ाव उनके दिमाग में आया। दूसरे शब्दों में, स्टॉक हमेशा बदलते रहते थे। भविष्य में भी इसके बदलने की पूरी संभावना थी। उदाहरण के लिए, उसके पास पर्याप्त धनराशि के साथ प्रणाली की प्रवृत्ति को बदलने की क्षमता होगी। पेंगुइन एच के स्टॉक की कीमत बढ़ गई और उसने उसे खरीदने का इरादा कर लिया। हांगकांग मुद्रा विनिमय के साथ 3.9 मिलियन युआन को 4.36 मिलियन हांगकांग डॉलर में बदला जा सकता था। हांगकांग स्टॉक ट्रेडिंग एक छोटे उत्तोलन ऑपरेशन के साथ तिजोर जीरो का उपयोग कर सकता है। अब ये 452 एचकेडी था। एक लहर के बाद ये बढ़कर लगभग 460 एचकेडी हो गया। छोटे उत्तोलन के कारण उसे 5% लाभ हुआ, जो 10 युआन की वृद्धि थी। उन्होंने 5 मिनट से भी कम समय में लगभग 2,20,000 हांगकांग डॉलर कमाए थे। हर मिनट वह 40,000 हांगकांग डॉलर कमाता था। किन फैन मुस्कुराते हुए हांगकांग स्टॉक ट्रेडिंग में लगा रहा। उसने चेन फैन को रोका जो नाश्ते के लिए बाहर जा रहा था। मैं तुम्हें 100 युआन ट्रांसफर कर दूंगा। मेरे लिए नाश्ता लाओ। भाई किन, तुम क्या खाना चाहते हो? मैं अभी जाकर खरीदता हूँ। चेन फैन की आंखें चमक उठीं। किन फैन ने एक पल सोचा और सहजता से कहा, जूल आईफोन में बंस, सोया दूध और तली हुई आटे की स्टिक्स अब बढ़िया हैं। मुझे कुछ लाने में मदद करो।
तुम क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा। मैं तुम्हें 200 युआन ट्रांसफर कर दूंगा। उसने 1 मिनट में हजारों हांगकांग डॉलर कमा लिए। ये तो बस एक छोटी सी रकम थी। उसने बिना सोचे समझे उसे ट्रांसफर कर दिया। चेन फैंग खुशी खुशी उसके लिए नाश्ता खरीदने गया। इस बीच किन फैन ने छात्रावास में काम करना जारी रखा। 1 घंटे का समय उसके लिए कुछ बड़ा मुनाफा कमाने के लिए पर्याप्त था। जब चेन फैंग उसे नाश्ता खरीदने में मदद कर रहा था तो उसे झाओ यन का संदेश मिला। ये लड़की जहरीली थी। पहले तो 10 मैसेज भेजने के बाद भी वो एक बार भी जवाब नहीं देती थी। अब तो खुद ही पहल करने लगी। झाओ यन, क्या आपने नाश्ता कर लिया है? क्या आप साथ में नाश्ता करना चाहेंगे? किन फैन ने उसे अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद झाओ यंग ने उसे बुलाया। जैसे ही कॉल शुरू हुई वह तुरंत ही शरारती व्यवहार करने लगी। तुमने मेरे संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हारे साथ नाश्ते पर जाना चाहता था। मैं व्यस्त हूँ, किन फैन ने अचानक कहा। उन्होंने सौदा किया और कीमत 490 से बढ़कर 510 हांगकांग डॉलर हो गई। इससे उन्हें 10% का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ और अब उनके खाते में राशि 5.75 मिलियन तक पहुंच गई थी। वह लगभग 6 मिलियन हांगकांग डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला था। अब वह मिनटों में 10 लाख डॉलर का लेन देन कर रहा था। वह उसके साथ नाश्ता कैसे कर सकता था? ये कैसा मजाक था? हालांकि झाओ यंग ने दयनीय रूप से कहा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए नाश्ता खरीदते थे। किन फैन अधीर होते हुए बोला, जो बीत गया सो बीत गया। मुझे पैसा कमाने से मत रोको। बस मैं फोन रख रहा हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने निर्णायक ढंग से फोन रख दिया। उसने सिर हिलाया और आह भरी। औरतें वाकई बहुत परेशान करने वाली होती हैं। औरतें कुछ भी नहीं थीं। वे तो बस उसके पैसे कमाने की गति पर असर डालती थीं। बेशक पैसा कमाना सबसे खुशी की बात थी। चेन फैंग द्वारा नाश्ता खरीदने के बाद उनके पास पहले से ही 6.6 मिलियन हांगकांग डॉलर थे, जो एक बहुत ही भाग्यशाली संख्या थी। जब वह नाश्ता कर रहा था और लंबी लाइन में खड़ा था, चेन फैंग आगे आया। चापलूसी भरे चेहरे के साथ उन्होंने किन फैंग को सोया दूध में स्ट्रॉ डालने में मदद की और मुस्कुराते हुए पूछा, भाई किन, आप बहुत व्यस्त हैं। आप एक दिन में बहुत पैसा कमा लेते होंगे, है ना? मुझे लगता है कि आप एक कार खरीद सकते हैं। मुझे याद है कि कई स्पोर्ट्स कारों की कीमत लाखों में होती है। वे बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, जब मैं कुछ पैसे कमा लूंगा तो इसे खरीद लूंगा, किन फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई किन, जब आप कार खरीदेंगे तो आपको मुझे भी कार में बिठाना होगा। चेन फैंग ने तुरंत उसे खुश करने की कोशिश की। मैं पहले कभी स्पोर्ट्स कार में नहीं बैठा हूं। किन फैन जोर से हंसा और मान गया। वह पहले ही किन याओ के साथ कार चलाने के लिए राजी हो चुका था। वह अपनी बात से कैसे मुकर सकता था? अब उसके पास 2 स्पोर्ट्स कारों के लिए पैसे तो थे ही। वह थोड़ा और कमाना चाहता था, इसलिए उसने फिर से मेहनत की। उसके खाते में मुनाफा 70 लाख से ज्यादा हो गया था। पेंगुइन का स्टॉक 530 हांगकांग डॉलर तक बढ़ गया। हालांकि आज यह वृद्धि बहुत अस्थिर थी। हालांकि हर कोई पैसा नहीं कमा सकता था। किन फैन ने फोरम पर एक पोस्ट देखी जिसमें पेंगुइन के स्टॉक में भारी उतार चढ़ाव का दुख जताया गया था। परिणामस्वरूप कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। एक पोस्ट सामने आए और किन फैन ने उसका अनुसरण किया। हांगकांग के शेयरों के साथ खेलना कोई मजाक नहीं था। पेंगुइन लगातार कई बार गिरा और कई बार चढ़ा। मैंने 1 मिलियन हांगकांग डॉलर गंवा दिए हैं। अध्याय 1010 पैसा कमाने के बाद कार खरीदे। पहली टिप्पणी, आपको सिर्फ 1 करोड़ हांगकांग डॉलर का नुकसान हुआ। मुझे भी 1 करोड़ हांगकांग डॉलर का नुकसान हुआ। हांगकांग के शेयरों में उतार चढ़ाव से लाखों का नुकसान हुआ। दूसरी टिप्पणी, बिल्कुल सही। अब मैं हांगकांग के शेयरों में निवेश करने की हिम्मत नहीं करता। यह पागलपन है। तीसरी टिप्पणी, हाय, मुझ पर बैंक का लाखों का कर्ज है। मुझे वित्त के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। चौथी टिप्पणी, मैं पहले ही 10 लाख के कर्ज में डूबा हूं। मुझे डर है कि मुझे छत पर जाना पड़ेगा। पांचवी टिप्पणी, हांगकांग के शेयरों में निवेश करने से बेहतर है कि आप सिक्योरिटी कंपनियों में निवेश करें। मैं कुछ कंपनियों की सिफारिश कर सकता हूं। वहां कुछ लोग सिक्योरिटी कंपनियों और फाउंडेशनों का विज्ञापन और सिफारिश भी कर रहे थे। किन फान ने मुंह बनाया और पाया कि यह बहुत दिलचस्प था। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि आम लोग वित्तीय दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए प्रतिभूति और फंड ट्रेडिंग कंपनियां अस्तित्व में आईं। वे प्रतिभूतियों और फंडों के साथ गारंटीकृत रिटर्न के लिए निवेश करेंगे। उदाहरण के लिए, कुछ कंपनियों ने लोगों को प्रति माह 20% लाभ के साथ निवेश करने के लिए आकर्षित किया।
ये सैकड़ों अरब युआन मूल्य की संपत्ति को अवशोषित कर सकता है। वॉल स्ट्रीट के लोग इसी तरह पैसा कमाते थे। जियांग फाइनेंशियल स्ट्रीट के कई वित्तीय दिग्गजों ने भी यही किया। किन फैन ने भविष्य में अपना खुद का फाउंडेशन बनाने की भी योजना बनाई थी, लेकिन इसमें समय लगेगा। अगर वह अभी फाउंडेशन बनाते तो किसी के लिए भी उसमें निवेश करना असंभव होता। अगर वह कुछ और करना चाहता तो वह कोशिश कर सकता था। उदाहरण के लिए वह एक स्टॉक शेयरिंग ग्रुप बना सकता था। वह समूह शुल्क वसूल कर सकता था और ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकता था। वह वहां स्टॉक की सिफारिश भी कर सकता था। वह समूह शुल्क से भी काफी कमाई कर सकता था। कुछ देर सोचने के बाद किन फैन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। एक चंचल मुस्कान के साथ उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बनाई। जब किन याओ ने उन्हें संदेश भेजा तो किन फैन ने पहले ही अपने खाते में धनराशि को आरएमबी में परिवर्तित कर लिया था। 7.28 मिलियन एचकेडी का लाभ 6.5 मिलियन आरएमबी था। बैंक ने भी उसे वीआईपी खाता खोलने का निमंत्रण भेजा था। उन्होंने उसे ब्लैक गोल्ड वीआईपी कार्ड लेने को कहा था। चूंकि उनकी बचत 10 मिलियन से अधिक हो गई थी, इसलिए वे बैंक के उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहक थे। हालांकि किन फैन उस समय खाली नहीं था। उसने किन याओ का संदेश देखा और जवाब देने से पहले मुस्कुराया। किन याओ, भाई, मैं बाहर हूं। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम जुए को भी साथ चलने के लिए कहोगे? किन फैन, मेरे आने का इंतजार करो। मैं तुम्हें कुछ सामान खरीदने ले जाऊंगा। किन याओ, आप क्या खरीद रहे हैं? किन फैन, एक कार खरीदें। एक साधारण उत्तर के बाद किन फैन किन याओ से मिलने के लिए चल पड़ा। वे स्कूल के पास बस अड्डे पर मिलने के लिए तैयार हो गए। फिर वे टैक्सी लेकर साथ में 4S दुकान तक जाएंगे। किन याओ को देखते ही किन फैन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने हाथ उठाया और किन याओ को कार में खींच लिया। तुमने बहुत देर तक इंतजार किया होगा। चलो पहले एक कार खरीद लेते हैं, फिर खाना खाएंगे। कैसा रहेगा? किन याओ उसके साथ कार में बैठ गई और उसे उत्सुकता से देखने लगी। वह किन फैन से चिपक गई और अपनी खूबसूरत आंखें झपकाते हुए पूछा, भाई, तुम सच में एक कार खरीदना चाहते हो? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? इतने पैसे कैसे कमाए? एक ब्रांडेड फोन खरीदा और मुझे 50,000 युआन दिए। अब कार खरीदना चाहते हो? वाह भाई, झूठ तो नहीं बोल रहे। लड़की को अब भी उस पर यकीन नहीं हुआ। किन फैन मुस्कुराया और बोला, देखिए, मैं शेयर बाजार, विदेशी मुद्रा, वायदा वगैरह जैसे वित्तीय उद्योग में काफी प्रतिभाशाली हूँ। मैं इन सब से पैसा कमा सकता हूँ। मैं इन दिनों भाग्यशाली रहा हूँ और कुछ मिलियन कमा चुका हूँ। कुछ मिलियन? किन फैन ने यह बात बहुत सहजता से कही, लेकिन किन याओ दंग रह गईं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। भाई, मैंने गलत तो नहीं सुना? आपने तो कुछ मिलियन कहा था, 1 मिलियन नहीं। बेशक, अब तक ये दोगुनी से भी अधिक हो चुकी है। किन फैन हंसा और तुरंत कार से बाहर निकल गया। फिर वह पास की एक 4S दुकान पर गया। वास्तव में अधिकांश लग्जरी ब्रांडों के लिए किसी को बिक्री प्रबंधक से कार बुक करनी होती है, लेकिन यह उन कारों के लिए होता है जिनकी कीमत लाखों से अधिक होती है। आमतौर पर 4S स्टोर्स में लाखों की कीमत वाली स्पोर्ट्स कारें होती थीं। वह फरारी खरीदने में सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी वह 10 लाख युआन में पोर्श या ऑडी जैसी स्पोर्ट्स कार खरीद सकते थे। किन याओ का हाथ पकड़कर किन फैन दुकान में दाखिल हुआ। अंदर आते ही उसने पास ही खड़े विक्रेता से कहा, अरे, मैं 2 स्पोर्ट्स कारें खरीदना चाहता हूं जिनकी कीमत 10 लाख युआन से ज्यादा हो। एक महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए। क्या आपके पास कोई सिफारिश है? यद्यपि किन फैन बहुत छोटा था, उसके सामने बैठी सेल्सवुमन ने उसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और सौम्य मुस्कान के साथ बात की। सज्जनों, अगर आप 10 लाख रुपये की स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहते हैं तो मैं रेक्सेस एलसी की सिफारिश करता हूं। रेक्सेस मॉडल का मूल्य प्रदर्शन अनुपात अच्छा है। 4 सीटों वाली सेडान कार भी है। ये बहुत व्यवहारिक है। किन फैन ने शांत भाव से सिर हिलाया और कहा, हमें चारों ओर दिखाओ। विक्रेता उन्हें सामने स्थित रेक्सेस बिक्री क्षेत्र में ले गया। किन फैन और किन याओ ने प्रदर्शनी में रखी सभी स्पोर्ट्स कारों को देखा, खासकर उन कुछ कारों को जिनकी कीमत 10 लाख डॉलर से शुरू हुई थी। उनकी शक्ल सूरत उन दूसरी कारों से बिल्कुल अलग थी जिनकी कीमत सिर्फ कुछ लाख डॉलर थी। कारों के संदर्भ में छोटी कार और मध्यम आकार की कार के बीच हर 1 लाख युआन के अंतर के साथ अपग्रेड होगा। 1 लाख युआन से शुरू होकर प्रत्येक ग्रेड के साथ गुणात्मक छलांग होगी। BMW और मर्सिडीज बेंज के लिए भी यही स्थिति थी। रेक्सेस एलसी को एक स्पोर्ट्स कार माना जा सकता है। हालांकि पिछली सीटें छोटी थीं, फिर भी यह उच्च श्रेणी की लग रही थी।
3.5L विस्थापन और 8 ग्राम इंजन के साथ ये शक्ति से भरपूर था। स्पोर्ट्स कार और सेडान के बीच का अंतर इंजन की शक्ति का था। सेडान कार की गति बढ़ाना कठिन था, लेकिन स्पोर्ट्स कार का एक्सीलेटर आपको उड़ने का एहसास दिलाएगा। किन फैन ने किन याओ की ओर देखा जो बगल में खड़ा था। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम कुछ और देखना चाहते हो? किन याओ पहले कभी ऐसी जगह नहीं गए थे। ये कार वाकई बहुत ज्यादा आलीशान और महंगी थी। उसकी ज्यादातर सहपाठी इतनी शानदार स्पोर्ट्स कार नहीं खरीदती। उसने कुछ अमीर और खूबसूरत औरतें देखी थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ BMW ही चलाती थीं। 10 लाख से ज्यादा की कीमत सुनकर वह दंग रह गई। वह डर गई और उसने किन फैन को पकड़ लिया। उसने पास जाकर देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी प्रतिक्रिया देखकर किन फैन मुस्कुराया। उन्होंने निर्णायक ढंग से कहा, जाओ और इसे आजमा कर देखो। क्या तुमने अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले लिया? इसे चलाओ। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम इसे खरीद सकते हो। किन फैन की बातें सुनने के बाद किन याओ ने गहरी सांस ली और रक्सस एलसी पर सवार होने का साहस जुटाया। बिक्री कर्मचारियों की मदद से वह बहुत उत्साहित थी। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसे यह पसंद आ गया। केवल पुरुष ही ऐसे प्राणी नहीं थे जिन्हें कारें पसंद थीं। किन याओ ने एक क्षण के लिए इसे चलाने की कोशिश की, फिर उसने खुशी से आवाज लगाई, भाई, ये कार बहुत तेज है। मैंने बस गैस पर पैर रखा और ये तेज हो गई। यह अद्भुत है। वाह, ये कार सचमुच बहुत तेज है। किन याओ बेहद खुश थी। पहले उसे कार चलाने का मौका नहीं मिला था। अब जब मौका मिला है तो वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। किन फैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े सेल्स स्टाफ से पूछा, अगर मुझे इनमें से 2 मिले तो सबसे अच्छी कीमत क्या होगी? बिक्री कर्मचारी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और तुरंत जवाब दिया, रेक्सस एलसी की शुरुआती कीमत अब लगभग 1.1 मिलियन है। 2 कारों की कीमत 22 लाख युआन होगी। इस कार पर ज्यादा छूट नहीं है। अगर आप पूरा भुगतान कर दें तो हम आपको 1 साल के लिए मुफ्त रखरखाव और कुछ हजार युआन का गैस कार्ड दे सकते हैं। आपकी क्या राय है?